नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के अवस्थी जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए जिसका भी 21 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए जो बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की तरह है। तो इसे पूरा आप सभी कंप्लीट कर लीजिएगा और जिसका आगे एग्जाम होने वाला है वो भी इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर आपसे जरूर कर दीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो देखिए, अगर ध्वनि की गति की बात किया जाए, जो ठोस होता है या स्टील अगर दिया जाए या लोहा दिया जाए, तो इसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। दूसरा सबसे अधिक की बात किया जाए तो द्रव्य में होगा, याद रखिएगा। और उसके बाद जो है कि गैस में, याद रखेंगे आप सभी। और सबसे कम निर्वात में, या कह सकते हैं कि निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में कि निर्वात में सबसे अधिक किसका चाल है, तो प्रकाश का सबसे अधिक चाल होता है। जबकि प्रकाश की अगर बात किया जाए तो ठोस में प्रकाश का चाल नहीं होता। याद रखिएगा आप सभी, चीजें क्लियर हैं। अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो आराम से बना लीजिएगा। बिल्कुल, न्यूटन का तीसरा नियम क्या बतलाता है या क्या कहता है। पहला नियम से हमको जड़त्व का पता चलता है, या कहा जाता है कि संसार में जितने वस्तु हैं जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा जब तक इस पे कोई हम बाहरी बल ना लगाए। मान लीजिए कि एक पेड़ धरा हुआ है, तो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगा जब तक इसमें हम कोई बाहरी बल ना लगाएं। बाहरी बल लगाएंगे तो ये अपना स्थिति चेंज कर देगा। तो ये न्यूटन का पहला नियम कहता है। जबकि तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया टू प्रतिक्रिया। याद रखिएगा, विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे कि अगर एक थप आपको कोई मारता है, तो अगर आपके पास क्षमता होगा तो तुरंत रिएक्शन दिखा के पड़ाक थप घुमा के दीजिएगा। आप बोलिए दीजिएगा ना, बिल्कुल दीजिएगा। तो वही होता है क्रिया टू प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे मान लीजिए कि एक तालाब में नाव तैर रहा है, ठीक है। इसमें नाव से कोई व्यक्ति अगर किनारे पे उतरता है तो नाव देखिएगा पीछे हटक जाता है। बात समझे, बिल्कुल समझे। या घोड़ा गाड़ी जो देखते हैं टमटम को, उससे देखिएगा अगर आगे कोई व्यक्ति उतरता है तो टमटम पीछे चल जाता है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम बताता है हमें। अगला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आराम से बना सकते हैं आप सभी। H2O बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कह सकते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन होता है, लिख लीजिएगा आप सभी। प्रश्न ये पूछा जा चुका है और ये सभी प्रश्न जो है पूछने की प्रबल संभावना होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो आप सभी क्या बता सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 2:1 में होता है। तो याद रखिएगा, जल में हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन 1 होता है। तो प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पीतल किसका मिश्र धातु है। देखिए, जितने भी मेरे साथ में अभी जुड़े हुए हैं आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नीचे आपको एक अंगूठा का बटन मिलेगा, उसे जरूर दबा लीजिएगा। अगर आज का वीडियो जरा सा भी आपको लग रहा है कि हाँ मेरे लिए हेल्पफुल है और मेरे लिए स्पेशल ये वीडियो तैयार किया गया है, तो जरूर इसे लाइक कर दीजिएगा। साइड में आपको व्हाइट कलर में सब्सक्राइब बटन दिखाई देता होगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जब उसको दबाइएगा तो ऊपर में एक घंटी बनकर आएगा, उसका ऑल नोटिफिकेशन 2 एरो वाला क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो देखिए, पीतल जो होता है यह आपका तांबा और उसके बाद जस्ता का मिश्र धातु होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा। और पीतल का उपयोग किसमें करते हैं, सजावटी वस्तु बनाने के लिए या वाद्य यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए तो यकृत हो जाएगा, जिसे हम सभी लीवर कहते हैं। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यहीं से जो है कि आपका पित्त रस का भी क्या होता है, उत्पादन होता है। पित्त रस का उत्पादन होता है। थायराइड तो आप सभी को पता है कि जो गला में हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है। नॉर्मल प्रश्न है, आराम से बना सकते हैं ये सभी प्रश्न को। 206 हड्डी होती है मानव शरीर में, याद रखिएगा आप सभी। बट ये तो नॉर्मल प्रश्न है जो पूछ लिया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जन्म के समय मानव शरीर में कितनी हड्डी है, जन्म के समय में, तो जन्म के समय में 300 हड्डी होती है और वयस्क होते होते
आपका जो है कि हड्डी क्या होता है, टूट के खत्म हो जाता है। 206 हड्डी बचता है, याद रखिएगा। अगला है कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसका मापक है? तो देखिए लाइट ईयर की बात किया जाए तो ये दूरी का मापक है। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। किसका मापक है? दूरी का। अगला है बिजली के बल्ब में भरने वाला गैस कौन सा है? देखिए यहाँ से पहले आप एक चीज़ क्लियर कीजिएगा, जो ये प्रकाश वर्ष जो आपसे भी देख रहे हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, यानी कि एक लाइट ईयर बराबर बात किया जाए तो याद रखिएगा 9.6 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। कितना होता है? 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही दर्शाता है। आपको याद रखेंगे आपसे भी, एक लाइट ईयर जो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी है। बिजली के बल्ब में भरने वाला गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन और ऑर्गन ही होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा, इस गैस को भरने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बल्ब में? ये क्या करता है, जो फिलामेंट जो बल्ब में होता है उसको जल्दी जलने से बचाता है। अगर इसको नहीं भरा जाएगा तो फिलामेंट जो होता है वो तुरंत बरक के खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो है कि इसको उसमें मेंशन किया जाता है ताकि फिलामेंट बचा रहे और लंबे अवधि तक चले। कहा जाता है कि बल्ब फ्यूज हो जाता है। तो फ्यूज क्या होता है, जो फिलामेंट होता है वही आपका टूट जाता है। तो ये ऑर्गन नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या होता है, वो टूटने लगता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। या कहते हैं कभी कभी गल जाता है, इसी कारण से इसका उपयोग करते हैं, जिससे बल्ब की उम्र बढ़ जाती है। सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? देखिए सोडियम को हमेशा तेल में रखा जाता है। याद रखिएगा आप सभी, किसमें? तेल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो है ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु होता है। याद रखिएगा आप सभी, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, जो कह सकते हैं कि हवा और पानी में, जो हवा है और उसके बाद जो पानी है, इसके संपर्क में अगर सोडियम को लाया जाए तो ये विस्फोट हो जाता है। ध्यान देंगे आप सभी, बात समझे। अगला क्वेश्चन है कि दूध को दही बनने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? यानी कि दूध से जो दही बनाता है वो कौन सी बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है। राइजोबियम जो होता है वो दलहनी पौधे की जड़ों में पाया जाता है और यही जो है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है आपका। अगला है जिसे हम हिंदी में दुग्ध मेखला कहते हैं। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ था? देखिए एक पनामा नहर है जो आपको अमेरिका में देखने के लिए मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, पनामा एक देश है। और एक आपका स्वेज नहर है, याद रखिएगा आप सभी, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। इसकी स्थापना 1869 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और यही सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की बात किया गया है, उच्चतम, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, तो 65 वर्ष हो जाएगा। अगर ये उच्च न्यायालय की बात करता हाई कोर्ट, तब आपका यहाँ पर 63 वर्ष होता, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा कराने वाला स्थान कौन सा है? तो यही आपको बताए थे, ये आपका मानसीराम मेघालय हो जाएगा। इसको मानसीराम मेघालय कीजिए आप सभी, मानसीराम मेघालय में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये आपका 8वीं अनुसूची में है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। जबकि सोन नदी की अगर बात किया जाए, सोन नदी, नर्मदा नदी, ये सभी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर होगा जैविक तथा अजैविक। जैविक तथा अजैविक ये दोनों पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक हैं। आइए अगला प्रश्न है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस की बात किया गया है ना, तो लोहा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी, लोहा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक पारित तंत्र का अजैवीय घटक है? देखिए अजैवीय घटक हो जाएगा जल, जबकि जीवाणु, क्लारेला और उसके बाद मानव, ये सभी आपका जैवीय घटक है। जबकि जल क्या है? अजैवीय है, याद रखिएगा आप सभी। वायु क्या है? अजैवीय है।
खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन बनती हैं? तो राइट आंसर होगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक से। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक से। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिका कांग है? तो प्लास्टिड जो है ये सबसे बड़ा कोशिका कांग है, याद रखिएगा आप सभी। प्लास्टिड किस में देखने के लिए मिलता है? ये प्लास्टिड जो है ये किस में रहता है? तो पादप कोशिका में रहता है, याद रखिएगा आप सभी। पादप कोशिका में प्लास्टिड रहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? देखिए प्लास्टिड जो होता है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, सिर्फ पादप कोशिका में होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है ये राइबोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सभी क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो देखिए पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्लोरोप्लास्ट। अगला है कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण जो मापते हैं हम सभी डेसिबल से मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप को किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से मापते हैं। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? तो देखिए साधारण बातचीत की बात किया जाए तो 30 से 40 डेसिबल हो जाएगा। जैसे कि दुकान में आपसे ज़्यादातर शोरगुल जो देखते हैं वो लगभग 80 से लेकर 100 डेसिबल होता है, ठीक है। थोड़ा सा चीख के आपसे बोल दीजिए तो वो लगभग 50 से 60 के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगला है कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है, याद रखिएगा। जबकि राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। बात समझ गए आप सभी? आइए अगला है कि किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम क्या होगा? देखिए एक होता है फ़ारेनहाइट पे, एक होता है आपका डिग्री सेल्सियस पे। याद रखिएगा आप सभी क्या होता है? एक आपका डिग्री सेल्सियस पे होता है और एक होता है आपका केल्विन पे। अगर मानव शरीर का समान तापक्रम पूछा जाए तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में 310 डिग्री केल्विन होता है और डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो आपका हो जाएगा 37 डिग्री के अप्रॉक्स में, याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स में, 36.7 के करीब में होता है। अगला है मियादी ज्वर किस कारण होता है? तो देखिए मियादी ज्वर जो है ये जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है टाइफाइड पैदा किया जाता है। तो देखिए टाइफाइड जो पैदा होता है ये आपका होता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो देखिए दाढ़ी बनाने के लिए जो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो देखिए जब दाढ़ी बनाते हैं उस समय जो दर्पण लगा रहता है वो आपका अवतल दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है? अवतल। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है? इससे छोटा वस्तु क्या होता है? बड़ा करके दिखाता है ये। जबकि उत्तल दर्पण क्या होता है? ये बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाता है। इसलिए देखिएगा जो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, जो ड्राइवर के पास मिरर देखते हैं आप सभी, उसमें आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है, क्योंकि पीछे का जो होता है बड़ा बड़ा वस्तु होता है वो सारा छोटा करके आपको एक जगह दिखाई देता है। जबकि गाड़ी की हेडलाइट जो होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा एक सही है? देखिए सही तो ऑप्शन नंबर सी वाला ही है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v हो जाएगा। ये दर्पण का सूत्र है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगर लेंस का पूछता तो यहाँ पर सिर्फ माइनस लग जाता। तो जो यहाँ प्लस दिया हुआ है ये आपका दर्पण का हो जाएगा और उसके बाद माइनस रहता तो वो लेंस का हो जाता। अगला है निम्न में से किस उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो देखिए बेटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। तो बी राइट आंसर होगा। सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, याद जरूर कर लीजिएगा। रक्त थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो रक्त को थक्का बनने के लिए आपका विटामिन के ही जरूरी होता है, याद रखिएगा आप सभी, विटामिन के। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं? तो देखिए किसी भी तत्व के समस्थानिक जो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण ये भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण, और ये दोनों नाभिक में होता है। अगला है हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या है? देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर में रहता है, याद रखिएगा आपसे। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर गमन करता है। तो याद रखिएगा। तो देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या की बात किया जाए तो आपका 3 समस्थानिक होता है, ध्यान देंगे आप सभी। अगला है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा समस्थानिक पोलेनियम का है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे वृत्त या व्यापार कहते हैं?
तो देखिए वृत्ति या व्यापार जो कहा जाता है, हिंदी का ये सवाल है, इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप सभी। अगर आपसे वृत्ति या व्यापार की बात किया जाए तो ये शब्द शक्ति को कहा जाता है। देखिए शब्द शक्ति से काफी ज्यादा प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था। देखिए शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने जाते हैं? तो मूलतः 3 ही भेद होता है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना होता है। तो 3 आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद का एक प्रकार नहीं है? तो अभी हम जो बताएं आपको कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना होता है, जबकि रस नहीं होता। तो याद रखिएगा डी राइट आंसर होगा। अस्थाई भाव की कुल संख्या कितना है? तो अस्थाई भाव की कुल संख्या 9 हो जाएगा। डायरेक्ट एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो इसे हम सभी निर्वेद कहते हैं। शांत रस का अस्थाई भाव को क्या कहते हैं? निर्वेद कहते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे हमसे रीति कहते हैं, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव को। अच्छा, विस्मय रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो इसे हम सभी अद्भुत कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्भुत कहते हैं। एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा आप सभी। अगला है, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? इसको मात्रा कीजिएगा आप सभी। मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो इसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। जिसका समान समान मात्रा रहता है चारों चरणों में उसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं, और जिसका विषम रहता है तो उसे विषम मात्रिक कहेंगे। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो देखिए सममात्रिक छंद का उदाहरण हो जाएगा चौपाई। इसमें सभी मात्रा जो होता है इसका समान सामान्य होता है। अगला है, नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास, यही काल, अली कली में ही, बंदियों आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर छंद पूछा गया है। तो छंद आपको गिनती करने के लिए हम सभी सिखाएं, आपको बिल्कुल सिखाए हुए हैं। तो छंद गिनती करने के लिए आपको बताएं लघु और गुरु में गिनती किया जाता है। तो यहाँ डायरेक्ट याद रखिएगा, इसमें दोहा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है, साक्षात संकेतित कहते हैं। तो साक्षात संकेतित कहते हैं अभिधा को। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? तो प्रथमा शक्ति जो कहा जाता है शब्द का, वह अभिधा को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? तो विभत्स रस का अस्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा या घृणा कहा जाता है। इसे ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला है, क्रोध रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो इसे रौद्र कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अलंकार नहीं है? तो देखिए शब्द अलंकार की बात किया जाए तो इसमें उपमा जो है यह शब्द अलंकार नहीं होगा, अर्थालंकार होगा। जबकि श्लेष, वीणा और वक्रोक्ति शब्द अलंकार का उदाहरण है। चरर मरर खुल गए अरर, रब स्फुट में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? एक ही वर्ण बार बार रिपीट करता है। यहाँ पर देखिएगा रा 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 बार बार रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कनक कनक ते सोगुनी मदकता अधिकाय, जे खाए बोराय और जग पाए बोराय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका यमक अलंकार होगा। देखिए कनक आपका 2 बार आया है। जब एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो जाए, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। एक कनक का अर्थ सोना भी होता है और एक कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, याद रखिएगा आप सभी। ज़्यादा सोना मिल जाने के बाद भी पगला जाइएगा और ज़्यादा धतूरा खाने के बाद भी पगला जाइएगा। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, यमक अलंकार होगा। तो चलिए आज कितना ही। आज की सेशन में कुल आपको 54 क्वेश्चन